मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का पढ़ रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट पहले पढ़ेंगे, फिर पार्ट बी में हम लोग सीखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। पार्ट बी में बेसिकली आप लोग को समझाया है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। पार्ट ए में हम लोग देख रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट देख रहे हैं पार्ट ए में हम लोग। उसका पहला चैप्टर है क्या नेचर है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, किसका, मैनेजमेंट का। क्या नेचर है मैनेजमेंट का और क्या सिग्निफिकेंस है। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्या मैनेजमेंट के नेचर्स है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है मैनेजमेंट, कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो एक बेसिक सा चैप्टर है, साथ में मेरे अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे आपको याद होते जाएगा। आप चैप्टर को मैं आपको बेसिक चीजें बताते जाऊंगा, आप इसके साथ में अपनी बुक बीएसटी की जो भी रिफ्रेशर यूज कर रहे होंगे, मैं यहाँ पूनम गांधी यूज कर रहा हूँ तो उसको आप लोग देख सकते हैं। मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं वो अपने गोल्स को किसी चांस, लक बाय चांस से अचीव नहीं करते हैं, वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो आज सक्सेसफुल आपको दिख रही हैं आपके आसपास में, वो सारी मैनेजमेंट के चलते ही सक्सेसफुल हो पाई हैं। तो मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट द इंडिविजुअल कैन मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। मैनेजर्स टेक डिसीजन एज to who will do what, when will do it and what are the resources they will use it। तो यहाँ पे समझाया कि जो मैनेजमेंट में बेसिकली कौन संभालता है, मैनेजर। अगर आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक अकेला इंसान चलाता है, सोलो प्रोप्राइटर, तो वो खुद में मैनेजर के रूप में ऐसा काम करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे हर एक एक्टिविटीज के लिए जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स अलग होंगे, मिडिल लेवल अलग होंगे, लोअर और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स अलग अलग, एज द केस में भी कंपनी के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं। Management consists of interrelated functions that are performed by all the managers. For example, manager have to plan the objective of the firm, ध्यान से सुनना, organize the resources to achieve the objective, recruit and select the employees who can implement this objective, गिविंग डायरेक्शन, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग दिस एम्प्लॉयज। देखो मैनेजमेंट जो प्रोसेस है ना, वो एक सीरीज ऑफ स्टेप में परफॉर्म करा जाता है कि सबसे पहले मैनेजर क्या करेगा, प्लान करेगा। तो सबसे पहले शुरू होती है उसकी प्लानिंग, कि वो भाई प्लान करेगा कि उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है फर्म का। फिर क्या करेगा, वो सारे रिसोर्सेज जो भी उसको उसकी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगेंगे, उसको वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो दूसरा आपको क्या हो गया, पहला था प्लान कि भाई मुझे क्या चाहिए फर्म के लिए, दूसरा ऑर्गेनाइज करना। तो पहला हो गया प्लानिंग, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या करेगा, सामान भी इकट्ठा हो गया, अब क्या करूंगा मैं, सिलेक्शन करूंगा अपने एम्प्लॉयज का। तो क्या बोला है, रिक्रूट एंड सेलेक्ट द एम्प्लॉयज। तो अब मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करूंगा, ये सेलेक्टिंग का काम हो गया। इसके बाद आप लोग को क्या बोला है, इसके बाद उनको डायरेक्टिंग बोला है। इसमें आप लोगों को डायरेक्टिंग समझाया कि गिविंग डायरेक्शंस, वो डिफरेंट डायरेक्शन देना शुरू कर देगा अपने एम्प्लॉयज को कि क्या करना है, कैसे करना है। देन कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग दिस एम्प्लॉयज टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड अल्टीमेटली चेकिंग वेदर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लान और नॉट। तो ये आखिरी प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। अगर मैं अकाउंटिंग के फंक्शंस की अगर मैं प्लानिंग के फंक्शंस की बात करूं तो क्या क्या हो गए फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सीरीज ऑफ स्टेप में परफॉर्म करता है। मतलब सबसे पहले मैनेजर क्या करेगा, प्लान करेगा, फिर ऑर्गेनाइज करेगा, उसके बाद क्या करेगा, स्टाफिंग करेगा, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग, लास्ट स्टेज। अब यहाँ पे आखिरी आपको बोला है, इफ वी सी इन द रियल लाइफ एग्जांपल, शिव नंदर ऑफ एचसीएल एंटरप्राइजेस परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस। सो नुस्ली वाडिया ऑफ बॉम्बे बैंक, बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इंदर नूई पेप्सिको एंड प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। तो ये सारे लोग मैनेजमेंट संभालते हैं, ये काम करते नहीं है, काम करवाते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में अपने एम्प्लॉयज से। तो मैनेजमेंट होता क्या, आज चलिए देखते हैं। देखो बात मेरी सुनना, बेसिकली आप लोग ध्यान से देखना। मैं जैसा क्लासेस में पढ़ा रहा हूं वैसा ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसमें भी पढ़ाऊं। आगे अब डायरेक्ट अपन अपने तरीके से पढ़ना आप शुरू कर देते हैं।
तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यहाँ पे बोलना चाह रहा है आप लोग को कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, काम करना नहीं काम करवाना। जब भी हम लोग यूज ऑफ गेट करते हैं मतलब ये काम खुद मैनेजर खुद काम करेगा नहीं, मैनेजर अपने एम्प्लॉयज से या अपने लोगों से अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम करवाएगा बेस्ट पॉसिबल मैनर में, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो ये होती है मैनेजमेंट की प्रोसेस। तो चलो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज, जैसे आप लोग सिंगिंग करते हो, आप लोग डांस करते हो, तो ये एक आर्ट है ना, सेम वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या है? एक आर्ट है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है जो मैनेजर के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है, एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब वो अपने गोल्स को अचीव करने का, मतलब जितना भी मैनेजमेंट वो फॉलो कर रहा है ना, वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहा है। कैसे गोल्स को? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए कर रहा है, ताकि वो गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन के फुलफिल हो। अब इसमें 3 टर्म है, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। यहाँ पे समझाया आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है। तो इफेक्टिवनेस में आपको समझाया इट रिफर टू द कंप्लीशन ऑफ अ टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। कॉस्ट कितनी भी खर्चा हो जाए वो डजंट मैटर, पर आपका एंड रिजल्ट पे टास्क बेस्ड होता है, आपका सही काम टाइम पे कंप्लीट हो, ये चाहिए होता है इफेक्टिवनेस के अंदर में। मतलब मैनेजमेंट को ये समझाया जाता है कि डूइंग द राइट टास्क ऑन द टाइम विल बी नोन एज इफेक्टिवनेस ऑफ माई कंपनी। पर एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? डूइंग द राइट टास्क इन अ राइट वे। राइट वे मतलब सही तरीके से मैं काम कंप्लीट करूं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट करूं, जिससे मेरा कॉस्ट बेनिफिट मिले। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो इफेक्टिवनेस मतलब कंप्लीशन ऑफ अ टास्क ऑन टाइम, और एफिशिएंसी मतलब कि कॉस्ट सेविंग। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों मैनेजमेंट में जरूरी होते हैं, दे बोथ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली 3 चीज थी, क्या क्या? प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो प्रोसेस हमारा वही हो गया जो मैनेजमेंट प्रोसेस को मैनेजर अप्लाई करता है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस मतलब वही समझा रहा है कि आपको बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मींस फिनिशिंग एंड द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन द टाइम। एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देना। आगे बढ़ते हैं, कुछ केस स्टडी आपको दिया है, ये आपको होमवर्क रहेगा। आगे आते हैं हम लोग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में। देखो आपको अगर मैं एक बात बताऊं, जब भी आचार्य द्रोणाचार्य जब भी अर्जुन को जब गोल देखे तो उन्होंने सबसे पूछा, सहदेव से पूछे, नकुल से पूछे, उनके जितने भी पांडव थे उनसे पूछे, तो उन लोगों ने अलग अलग जवाब दिया, पर जो गोल था वो सिर्फ अर्जुन का सेट था, वो था गोल ओरिएंटेड। वो बोलता था, उन्होंने एक चिड़िया को रखा, लकड़ी की चिड़िया को रखा पेड़ की डाल के ऊपर, और उससे पूछा कि बताओ अर्जुन ये धनुष लगाओ, निशाना लगाओ और बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो अर्जुन उनको बोले कि गुरुदेव मेरे को सिर्फ आंखें दिख रही चिड़िया की। तो पूछे और तुमको क्या दिख रहा है बताओ, क्या तुमको आसपास के पेड़ दिख रहे हैं? तो बोला नहीं, मुझे सिर्फ आंखें दिख रही हैं। मतलब उसका जो टारगेट था, उसका जो गोल था, उसको गोल ओरिएंटेड था। मतलब उसका जो परफॉर्मेंस था वो परफॉर्मेंस को भी किस तरीके से रख रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि गोल गोल, मेरे को सिर्फ गोल अचीव करना है। मतलब उसकी जितनी भी अब एक्टिविटीज होती है, उसका हाथ चलता, पैर चलता, या फिर जिस भी तरीके से वो निशाना लगाता, उसकी हर एक एक्टिविटी, उसका हर एक एटीट्यूड किसके लिए डायरेक्टेड हो जाता? टुवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी, मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजर फंक्शंस परफॉर्म करेगा, कौन? मैनेजर। वो सब कुछ सारे जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करेगा, वो सारे फंक्शंस जो हैं वो एम टुवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, गोल फोकस्ड होना चाहिए। तो पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरे में आते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव मतलब आप समझ लो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सर्विस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में आप मैनेजर्स हो, चाहे इंडिया में हो, यूएसए में हो, जर्मनी में हो या जापान में हो, वो सारे जितने भी मैनेजर्स होंगे वो थोड़े बहुत चेंजेस करके एज पर द एनवायरनमेंट वो सेम मैनेजरियल स्किल्स को अप्लाई करेंगे। तो मैनेजरियल की जो मैनेजमेंट की स्किल्स हैं या जो मैनेजमेंट है वो क्या हो गया? यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो गया। दैट्स व्हाई वी विल से मैनेजमेंट इज परवेसिव। तीसरे में आते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट का काम एक एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। मैनेजमेंट का जो काम है वो 3 एक्टिविटीज के ऊपर डायरेक्टेड होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में कैसे होता है? तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में सबसे मेन होता है क्या?
मैनेजर को प्लान, मैनेजर की जो मैनेजिंग प्रोसेस थी ना, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस थी ना, उसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, सबसे पहले प्लान करता है, फिर वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और फिर उसके बाद स्टाफिंग डायरेक्टिंग को छोड़ करके कंट्रोलिंग, लास्ट स्टेज। ये 3 स्टेज जो होती है ना, वो उसके काम को बताता है। डे टू डे एक्टिविटी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होता है, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, मतलब लोगों को मैनेज करना। इसमें क्या करता है वो, इसमें मैनेजर हमेशा देखता है कि क्या क्या, कितने लोग मेरे यहाँ काम में लगे हुए थे, कितने लोग मेरे को चाहिए हैं, कितना मेरा काम है, कितने लोगों को मैं रिक्रूट करूंगा, कितने लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा, ये मेरे स्टाफिंग के अंदर में आता है। डायरेक्टिंग में क्या आता है, मैं कैसी गाइडिंग दे रहा हूँ लोग को, क्या क्या उनको मोटिवेशन के लिए टूल्स यूज कर रहा हूँ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड दे रहा हूँ या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड दे रहा हूँ, मोटिवेशन के लिए उनको मैं मॉनिटरी इंसेंटिव दे रहा हूँ या नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव दे रहा हूँ, जैसे कि पीयर रिकॉग्निशन। और अल्टीमेट टारगेट आ जाता है बिजनेस के अंदर में, स्पेशली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये मल्टी डायमेंशन के अंदर में था। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन एक ऑपरेशन है, सेल्स एक ऑपरेशन है, परचेज, मतलब जिस भी टारगेट को वो कंप्लीट करना चाहता है वो उसकी ऑपरेशन होगी, और उस टारगेट को डे टू डे एक्टिविटी में जब वो परफॉर्म कर रहा है तो वो वर्क के अंदर आएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये 3 मल्टी डायमेंशन हो गए मैनेजमेंट के। तो तीसरा क्या था, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। फिर क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कंप्लीट होने के बाद फिर प्लानिंग शुरू करनी पड़ती है मैनेजर को। भाई बिजनेस चलना बंद तो नहीं होगा ना, फर्दर प्रोडक्शन तो करते रहेगा। तो आफ्टर कंट्रोलिंग वो नेक्स्ट ईयर में अपनी गलतियों को, जो भी डेविएशंस है एक्चुअल प्लान से स्टैंडर्ड प्लान को कंपेयर करके जो डिफरेंस आया है उसको रेक्टिफाई करेगा अगले साल की प्लानिंग में, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलाते रहेगा। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आगे क्या बोला है, मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। अकेले आदमी जो है वो इंडिविजुअल मैनेजमेंट में परफॉर्म नहीं कर सकता है, वो खुद को कैसे मैनेज करेगा। तो मैनेजमेंट के लिए हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक इंसान कभी भी आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। फिर आगे क्या बोला है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जितने भी चेंजेस आते हैं ना, एज पर द नीड, एज पर द चेंजेस, कि भाई अलग अलग जगह में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मेरी या फिर मेरी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर मैं अलग अलग प्लेसेस में हूँ, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग अलग प्लेसेस का अलग अलग है, तो उस हिसाब से मैं मैनेजमेंट को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उसके प्रिंसिपल्स को थोड़े बहुत चेंजेस करके अडॉप्ट कर सकता हूँ सेम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को। तो मैनेजमेंट कैसा हो गया, आप समझो वो डायनामिक हो गया ना, वो किसी भी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता है, इसलिए उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। इंटेंजिबल, मैनेजमेंट के फंक्शंस को हम फिजिकली देख तो नहीं सकते हैं, पर उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल रही है तो हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं कि भाई वहां पे किसी प्रकार का क्योस नहीं हो रहा है, वो बहुत फ्लुएंटली चल रही है। लेकिन अगर किसी प्रकार से वो बिजनेस ऑर्डरली नहीं चल रहा है, उसका फ्लुएंटली नहीं चल रहा है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि वहां पे मिसमैनेजमेंट है। ये थे आपके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इकट्ठा देख लेते हैं। पहले क्या देखे हम, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दूसरा मैनेजमेंट इज परवेसिव, तीसरा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, फोर्थ मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल। 7 हम लोगों ने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। अब इसके बेस्ड है क्या, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का, 3 होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली होता है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के 3 मेन काम होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। मैं बिजनेस में सर्वाइव करना चाहूंगा, सबसे पहले मेरा ऑर्गेनाइजेशनल एम ये होगा मैनेजर का कि मैं बिजनेस में सर्वाइव कर जाऊं और एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भले ही ना कमाऊं, लेकिन जितना मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है एटलीस्ट उतनी मेरी रिवेन्यू जनरेशन हो जाए, मैं ब्रेक इवन हो जाऊं। मतलब मैं ब्रेक इवन होने के लिए काम करूंगा, दैट विल बी नोन एज सर्वाइवल। कुछ साल बाद मैं क्या सोचूंगा कि अब मेरा बिजनेस अच्छा खासा जम गया है, तो अब मैं प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देता हूं। भाई बिजनेस में अब मेन मोटिव मेरा अर्निंग प्रॉफिट था, तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट कमाना मैं शुरू कर देता हूं। ये मेरा बिजनेस का दूसरा गोल हो जाएगा। फिर धीरे से जैसे मेरे को प्रॉफिट भी अच्छा खासा होने लगा, अब मैं सोचूंगा कि बिजनेस में ग्रोथ कैसे हो मेरे बिजनेस में, तो अब मैं ग्रोथ पे फोकस करूंगा कि भाई प्रॉफिट तो कमाने लगा, अब मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो करे और एक्सपेंड हो। तो ये हो गया मेरे बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब मेरे बिजनेस के मैनेजर्स की, मैनेजमेंट की, टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले सोचेगा कि अगर नया बिजनेस है और अभी अभी स्टार्टअप किया है मेरा बिजनेस ने, स्टार्टअप बिजनेस है अभी मेरा, तो मैं पहले सर्वाइव होने की बात सोचूंगा, उस मार्केट में पहले 1-2 साल टिक जाऊं, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट कंज्यूमर लेना शुरू कर दें, फिर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा एंड देन ग्रोथ की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो ये आप लोग क्लास 11th में पहले ही पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 6 में
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स बिजनेस एथिक्स में वही चीज़ें हैं कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करे कौन, आपका जो बिजनेस है वो। तो ये मैनेजमेंट की सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फिर कंट्रीब्यूशन एक डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज परफॉर्म कराते रहे, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ उस एरिया में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाते रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट देते रहे उस कम्युनिटी को, एजुकेशन और हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते रहे, वहाँ के लोगों को एजुकेट करते रहे, वहाँ के लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे, वहाँ की लोकल एनजीओज को प्रमोट करते रहे, अलग अलग कैंप्स लगा करके, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करें प्रोडक्शन करने में, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ की जो वीकर सेक्शन होंगे उनको प्रोवाइड करें। ये तो उसके सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मतलब जो उसके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। देखो एम्प्लॉयज ना अपना 100% तभी देंगे जब वो आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर एम्प्लॉयज अपना 100% नहीं देंगे तो आप कभी भी अपने बिजनेस में ऑपरेशनल एफिशिएंसी गेन नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा सेटिस्फाई रखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो उनकी पीयर रिकॉग्निशन दे, उनको रिस्पेक्टेड, उनको सैलरीज दे, उनको एक प्रॉपर डेजिग्नेशन दे, उनको मोटिवेट करते रहे, और जैसा उनका परफॉर्मेंस है उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल उनको प्रोवाइड करते रहे। तो यही सारी बातें मैनेजमेंट के लिए बताई गई हैं पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में। आप लोग इसको फ्लो के बेसिस पे यहाँ से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आप लोग एक बार देख लेना मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, कॉमन गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट मदद करता है। मैनेजमेंट का काम ही होता है कि वो इंटीग्रेट करे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कॉमन गोल में अचीव करने में, सबऑर्डिनेट करने में मदद करे, ये मैनेजमेंट का काम होता है। दूसरा क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट के आ जाने से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। भाई अब मैनेजमेंट आ गया तो वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देगा, उनके अब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे तो वेस्टेज भी कम होगा, वेस्टेज कम होगा, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे, 100% काम होगा, एफिशिएंसी लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अभी पढ़े थे मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारे चेंजेस को अडॉप्ट करने में, अगर इन्वायरमेंट में किसी प्रकार का चेंजेस आ गया आपके बिजनेस में अचानक से, तो मैनेजमेंट अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपका ये एडवांटेज बन गया कि आप अब उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हो। आगे बोल रहा है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। जितना प्रोडक्शन करेगा उतना उसको बेनिफिट मिलेगा, और मैनेजमेंट का तो काम ही होता है कि वो पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को सबऑर्डिनेट करे कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट अप्लाई होता है तो सोसाइटी में अभी देखे हमने सोशल क्या क्या कंट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव होता है, तो उन सारी चीज़ों के चलते सोसाइटी भी अपलिफ्ट होती है। और एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जिससे ग्रोथ ऑफ नेशन होता है। इसलिए आज मोदी जी MSME के लिए बहुत सारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स लाए थे। अभी MSME स्कीम लाए हैं, मीडियम स्केल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बहुत सारी स्कीम लाए हैं, जिसके अंदर में अभी आप लोग का एक पैकेज आया था 20 लाख करोड़ का, तो उसमें एक मोर देन 40-50% जो प्रपोर्शन था वो इसी स्कीम के अंदर था, ताकि इनको प्रमोट करा जाए। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्यों है साइंस, क्यों है आर्ट, क्यों है प्रोफेशन? देखो साइंस इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, एक सीक्वेंस में पढ़ाई होती है कि भाई आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, जैसे साइंस में क्या होता है आपको एक सिस्टमेटिक प्रॉपर पता होता है कि हाँ इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है पढ़ने का। वैसे ही मैनेजमेंट में भी प्रॉपर बुक्स होती है, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाएगा, एक सिस्टमेटिक बॉडी है पढ़ाई की। तो ये फीचर जो है वो प्रेजेंट होता है साइंस का, किसके अंदर में? मैनेजमेंट में। पहला फीचर तो प्रेजेंट है। दूसरे की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में क्या होता है, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। सिद्धांत ऐसे ही नहीं बनते रातों रात, ओवरनाइट वो नहीं बनते, पर वो ऑब्जर्वेशंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्व किया जाता है, और फिर वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पहले लोगों के ऊपर परफॉर्म करके देखता है, और उसके बाद फिर वो चेक करता है कि वो प्रिंसिपल से सेम रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वैसा मैनेजमेंट में भी अप्लाई हो गया। तो ये फीचर जो है वो कंप्लीटली, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डील होता है ना, तो सेम एक जैसा रिजल्ट नहीं देता, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट, आधा प्रेजेंट है, पूरा नहीं। तीसरा क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल वैलिडिटी, बिल्कुल मैनेजमेंट में प्रेजेंट होती है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हर जगह अप्लाई करते हैं। पर यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा है आपको, ये बोल रहा है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्टली लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल। हम अप्लाई तो करते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, डायनामिक फंक्शन है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल था, परवेसिव था मैनेजमेंट के फंक्शन,
पर क्योंकि उसको हमको दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, हमने उसमें मॉडिफिकेशन कर लिया ना। अगर मैं अपने प्रिंसिपल में हल्का सा भी मॉडिफिकेशन करके अप्लाई करता हूं तो वो साइंस के वाली यूनिवर्सल वैलिडिटी जैसा नहीं होगा। इसीलिए ये बोला गया है कि दिस फीचर ऑफ साइंस, सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। आगे आर्ट क्यों है, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अभी देखिए आर्ट में जैसे एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है वैसे ही मैनेजमेंट में भी रहता है। दूसरा बोल रहा है वहां पे पर्सनलाइज एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है मैनेजमेंट। वैसे ही आप मैनेजमेंट में भी अपनी क्रिएटिविटी लगा करके मैनेजर जो है वो अच्छा, कोई मैनेजर अच्छा होता है कोई बुरा कैसे, क्योंकि वो अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बोलते हैं कहीं पे रिक्वायर्ड अ मैनेजर हैविंग 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक्सपीरियंस से प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी उसकी बढ़ जाती है, प्रैक्टिकल जब वो डील करता है। तो यही चीज जो है वो भी प्रेजेंट होती है किसमें, मैनेजमेंट में। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो था वो साइंस था, हम कह सकते हैं वो आर्ट था। और प्रोफेशन के लिए आप लोग सेम पढ़ना आपको मिल जाएगा क्या, कि वो अभी प्रेजेंटली हमारे जो एज अ प्रोफेशन में होता है वैसे हमारी बॉडी नहीं बनी है, और हम लोग अभी धीरे धीरे करके MBA करना जरूरी नहीं है अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो। इसीलिए ये जो फीचर्स है क्या बोला है, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड एंड गेट स्टेचुअरी बैकिंग ऑल्सो। तो ये फीचर जो है ये भी कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट एज वेल एज प्रोफेशन। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख रहे हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोग पहले से जानते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल और बॉटम लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये लोगों के पास ऑथोरिटी ज्यादा होती है। देखो ऑथोरिटी का डाउन फ्लो बनाया है, मतलब पावर ऊपर से नीचे जाती है, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। जितने ज्यादा ऑथोरिटी होगी उतने ज्यादा जिम्मेदार होंगे या उतने ज्यादा जवाबदेही होंगे, अपने ऊपर के लोगों को बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और अकाउंटेबल भी होंगे। तो ऑथोरिटी के इक्वल में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट होती है, ट्रांसफर होती है। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स है ना, इनके इंटेलेक्चुअल वर्क ज्यादा होता है, इनका मेंटल वर्क ज्यादा होता है, और इसीलिए इनके पास पावर भी ज्यादा होती है, और ये सारे बिजनेस के डिसीजन लेते हैं कि क्या करेंगे। ये करते नहीं, काम करवाते हैं। किन से, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ये डेलीगेट करते हैं, ऑथोरिटीज कुछ पावर डेलीगेट करते हैं कि आप अपने नीचे वालों से भाई काम करवा सको, और ये इसी चलते मिडिल मैनेजर जो होता है वो अकाउंटेबल होता है किसको, टॉप लेवल मैनेजर्स को। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आ जाता है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिविजनल हेड। तो जितने भी ब्रांच के या फिर जो उसके डिवीजन सब डिवीजन करें उसके जो मैनेजर्स होते हैं ना, सब मैनेजर जिनको हम बोलते हैं, जो मिडिल मैन के रूप में काम करते हैं टॉप से लोअर में, उनको हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट बोलते हैं। बात करें सुपरवाइजरी लेवल की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो 10 लोगों की टीम में जो सुपीरियर काम करा रहा है, 10 लोगों की टीम को जो लीड करके डायरेक्ट अपने सबऑर्डिनेट से काम कर रहा है, तो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप वाला जो काम होता है ना, जो एक्चुअल वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, चाहे प्रोडक्शन का हो, परचेस का हो, सेल का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, जहां पे एक्चुअल रूट लेवल पे काम हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे, उसको हम बोलते हैं क्या, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को 3 लेवल में बांटा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। ये आप लोग एक बार पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट मैं आखिरी टॉपिक में आ रहा हूं इस चैप्टर के, वो है कोऑर्डिनेशन और उसके क्या फीचर्स हैं। देखो क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। एक सारे लोगों के एफर्ट्स को मिला करके इकट्ठा करके सिंक्रोनाइज किया। मैंने सारे ग्रुप एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज किया, इकट्ठा किया एक स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उनको सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया। कहने का मतलब यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को कि कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको मिल करके अपनी टीम के साथ में, अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अगर वो परचेज में तो परचेज डिपार्टमेंट में, अगर वो सेल्स में तो सेल्स डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट में उसके एम्प्लॉयज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करें, कोऑर्डिनेट करके मिलकर काम करें। तो इसको आप लोग टेक्निकल टर्म में कैसा बोल सकते हो,
सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज साइन करते हो आप लोग अपने मोबाइल को, तो वही चीज बोल रहा है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, सारे लोगों की एफर्ट को मिल करके सिंक्रोनाइज करके, फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में सारे लोगों की मेहनत इकट्ठी करके, तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब क्या, वो जो भी उनको सीरीज ऑफ स्टेप परफॉर्म करनी होगी कि इसके बाद हमको ये करना है, इसके बाद हमको ये करना है, तो एक साथ मिल करके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उस काम को एग्जीक्यूट करेंगे मिल करके, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और एक टर्म होता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ मिल करके सहयोग करें। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं अपनी, मान लो मैं सेल्स डिपार्टमेंट का हूं और सेल्स डिपार्टमेंट में मिल करके अपनी पूरी टीम के साथ में काम करता हूं, दैट मींस मैं कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं। और अगर मैं सेल्स डिपार्टमेंट का हूं और परचेज डिपार्टमेंट के साथ मिल करके उनके साथ मैं कोऑर्डिनेट करके काम करता हूं, सॉरी कोऑपरेट करके काम करता हूं, तो वो हो जाता है क्या, कोऑपरेशन। मतलब अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल करके ये अपना काम करेंगे, ये अपना काम, पर एक दूसरे को क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो एक कोऑपरेशन हो जाता है। और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, उसी डिपार्टमेंट के अंदर में अपने लोगों के साथ मिलके उस गोल को कंप्लीट करते हैं, तो वो हो जाता है क्या, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में वर्क कंप्लीट करना पड़ता है, कोऑपरेशन में आप काम अपना ही करोगे, बस एक दूसरे के साथ मिल करके कोऑपरेट करके काम करोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे एक फीचर्स है वो बस देख लेते हैं। अभी जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में देखे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के, पहला क्या था, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है, मतलब उसके एम्प्लॉयज के जितने भी ग्रुप एफर्ट थे उनको इंटीग्रेट कर दिया, ये पहला फीचर हो गया कोऑर्डिनेशन का। दूसरा क्या बोला है, एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट, अकेले तो लगेगा नहीं, तो अगर आप कोऑर्डिनेशन है इसका मतलब आप एंश्योर हो जाओ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी बन गई है, अब अकेला इंसान काम नहीं करेगा, पूरा यूनिटी ऑफ एफर्ट लगेगा। तीसरा क्या बोला है, ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस भी जो है वो कंटिन्यूअस है, मतलब एक बार कोऑर्डिनेट कर लिया उसके बाद क्या कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, फिर मारपीट करेगा, क्या मैनेजर को बोलेगा सर नहीं मैं किया, वो दुष्ट था, वो बैल था, वो कुछ होमवर्क नहीं करा, वो घर चले गया था, या वो कुछ परफॉर्म नहीं करा, मैं बस परफॉर्म करा था, आप उसकी सैलरी काटना, क्या ऐसा करेगा, नहीं, ये उसको मिल करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो सकती, तो ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजर को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों ही बना रहे। फिर क्या बोला है, परवेसिव फंक्शन, ये भी हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे अप्लाई होता है, हर जगह पे अप्लाई होता है, इसलिए ये भी क्या है, परवेसिव फंक्शन है। फिर क्या बोल रहा है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के, उसके डिपार्टमेंट के अंदर में उसके लोग कोऑर्डिनेट करके काम करें, मिल के काम करें। फिर क्या बोला है, इट्स अ डेलिब्रेट फंक्शन, अपनी इच्छा से, भावुकता से किया हुआ काम है कोऑर्डिनेशन भी।